गायब हुए जब 4 दिन हो गए तब भी किसी को पता नहीं चल सका। पर जैसे 3 दिन और गुजरा, वक्त आया 7वां दिन, तो उसकी वाइफ पहुंची उस कॉटेज में जहां पर मौजूद था वह, पर वहां पर भी वह कहीं नहीं दिखा। वह देरी न करते हुए यह खबर रेस्क्यू टीम को दी। आगे रेस्क्यू टीम उस इलाके के चप्पे चप्पे पर ढूंढी, पर फिर भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। ये वक्त था 20 फरवरी सन 2004 का। वह बंदा था रिटायर्ड हॉकी प्लेयर एरिक रिमार्क। Eric Lamarck, and every Olympian has a story about his or her journey. Eric Lamarck set out for a day of snowboarding in March 2003. Olympic hockey player For Eric Lamarck, a gifted hockey player in his youth, Lamarck was drafted by the Boston Bruins, a 1994 French Olympic hockey team. That was one of the greatest survival stories ever. Eric Lamarck joining us. You're a former NMU hockey player. एरिक लेमार्क अचानक गायब कैसे हो गया, ये जानने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा, ताकि ये पता कर सकें अचानक वह गायब कहां से हुआ और हफ्तों तक कैसे खुद को जीवित रखा। एरिक लेमार्क का जन्म देश फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ, जो थी फ्रांस की राजधानी, पर वो फ्रांस ज्यादा समय तक रह नहीं पाया। उसकी फैमिली फ्रांस से चली आई देश अमेरिका के लॉस एंजलिस, जहां उसकी आगे की लाइफ लॉस एंजलिस के वेस्ट हिल तथा पैसिफिक पैलिसेड्स में गुजरी। यहीं पर वह पला बड़ा। जैसा कि उसका जन्म 1 जुलाई सन 1969 में हुआ था, जबकि उसकी स्कूली पढ़ाई तथा कॉलेज वगैरह यूएस में ही हुआ। पर वह जब लगभग 18 साल का हुआ, 1987 से लेकर 1991 के बीच नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी की ओर से हाइस हॉकी खेली। यहाँ वह भले ही फ्रांस से अमेरिका चला आया था, पर जब नेशनल लेवल पर हॉकी खेलने लगा तो ये खेल ज्यादातर फ्रांस की ओर से ही खेला। साथ ही साथ अलग अलग देशों के लिए भी खेला करता था, जहाँ उसने 1994 से 1996 के बीच 21 से 24 साल की उम्र में उसने लगातार 3 बार नेशनल चैंपियन का खिताब हासिल किया। इसके बाद से वह काफी विख्यात हो गया। अब उसे जानने लगा था हर कोई। पर इसके 3 से 4 साल बाद ही उसकी लाइफ टर्न ली। वह सन 1999 से 2000 के बीच हॉकी से संन्यास ले लिया। आगे से उसका पूरा फोकस था स्नोबोर्डिंग पर। आगे जैसे जैसे समय गुजरता रहा, उसे जिस चीज ने पहचान दी थी हॉकी, उससे दूर होता गया। समय के साथ उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आए। वह कई सारे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा, पर अब भी वह एक्स गेम की ओर से स्नोबोर्डिंग करता था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। समय आ चुका था फरवरी सन 2004 का। आगे उसने प्लान किया वह जाएगा नेवाडा, जहां मौजूद है सियरा नेवाडा माउंटेन्स। जैसा कि ये फरवरी का मंथ है, इसलिए बर्फबारी नॉर्मल मंथ की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही थी उस टाइम। स्केटिंग के लिए था यही सबसे अच्छा टाइम। साथ ही साथ उसके मन में यह भी चल रहा था वह नए नए जगहों को एक्सप्लोर करे, ताकि उसकी आदतों में चेंजेज आए। इस तरह 6 फरवरी सन 2004 को पहुंचा सियरा नेवाडा माउंटेन के बेस पर, जहां उसने एक कॉटेज बुक की। फिलहाल 6 फरवरी को वो जल्दी जल्दी तैयारी करने लगा, ताकि समय पर स्केटिंग के लिए जा सके, क्योंकि उसका प्लान यहाँ ज्यादा समय तक रुकने का नहीं था। उसे 12 फरवरी से पहले यहाँ से निकलना होगा। इसलिए जाने से पहले जितना भी दिन रहना था दीवारों पर मेंशन कर देता था। वह पिछले 4 सालों से नशीले पदार्थों का एडिक्ट हो चुका था। उन्हें वह छोड़ना भी चाहा, पर वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया। फिलहाल सुबह के 9 बजे आइस बोर्ड स्केटिंग के लिए बर्फीले इलाके की तरफ निकल पड़ा। उसके जल्दी करने के बावजूद वह समय पर बाहर नहीं आ पाया। जब तक रोड पर पहुंचा, बस वहां से निकल चुकी थी। पर थोड़ी देर बाद उसे लिफ्ट मिल गई। इस तरह वह बहुत ही जल्द सियरा नेवाडा माउंटेन के जंगलों के बीच पहुंचा। पर उस पहाड़ी के बिल्कुल पीक तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अक्सर टूरिस्ट वहां घूमने के लिए जाया करते थे। उन्हीं की तरफ वह भी निकल पड़ा। पहाड़ी के शिखर पर जैसे ही पहुंचा, स्केटिंग शुरू कर दिया। काफी तेजी से आने लगा नीचे। फिलहाल वह जिस इलाके में मौजूद है, वहाँ उसी की तरफ बहुत सारे लोग आइस बोर्ड स्केटिंग के लिए आए हुए थे। पर उसे यहाँ कुछ चीजों का ध्यान रखना था। पहला तो यह था वह बेस से ज्यादा दूर न जाए। दूसरा यह था इस पहाड़ी की छोर पर कई सारे ऐसे खाई हैं जिनकी गहराई 10 मीटर से लेकर 100 मीटर से भी ज्यादा है। वहां पहुंचने पर सावधान रहने की जरूरत थी। पर तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिससे वह अभी भी अनजान था, क्योंकि सुबह सुबह खबर मिली कि मौसम खराब होने वाला है। लेकिन जब वो स्केटिंग के लिए निकल गया, तब पता चला इस खराब मौसम के बारे में। बेस की ओर से इन्फॉर्म किया गया कि मौसम खराब होने वाला है, जितने भी लोग स्केटिंग के लिए गए हैं वापस आ जाएं। बाकियों का तो पता नहीं, मगर एरिक को खराब मौसम की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। दोपहर होते होते तूफान अपना रूप दिखाने लगा। अब तक तो सभी स्केटर वापस लौट चुके थे। पहाड़ियों के बीच मौजूद था सिर्फ एरिक। पर एरिक मौसम को बदलता देख इसकी जरा भी परवाह नहीं की। आगे जहां बॉर्डर लाइन मेंशन किया गया है कि इसके आगे जाना मना है, वह उसे भी पार करके जाने लगा आगे। वहां से वह कुछ ही मीटर आगे बढ़ा था कि जंगल घने होते गए। साथ ही साथ पड़ने लगे थे बर्फ के ओले भी। जब मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगा तो वह अपने आप को रोका। इधर उधर काफी नजर घुमाया, पर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा, क्योंकि बर्फीले तूफान की वजह से आसमान मानो जैसे कोहरे से भर चुका हो। आगे आइस बोर्ड स्केटर को हाथ में लिया
आगे पैदल ही निकल पड़ा बेस की ओर। पर इस कोहरे समान बर्फीले तूफान के बीच कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी बीच उसके साथ बहुत बड़ी गलती हुई जब इस बात का उसे एहसास हो चुकी होगी बहुत देरी। फिलहाल वह अनजाने में ही सही बढ़ रहा था गलत डायरेक्शन में। वह अगले आधे घंटे तक चलता रहा। जब आधे घंटे बाद भी वह बेस कैंप नहीं पहुंचा, इसलिए सेल फोन निकाला पर वहाँ नेटवर्क था ही नहीं। रेडियो को ऑन किया पर रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रेस कराने के लिए किसी ऊंची जगह जाने की जरूरत थी। शाम होते होते एरिक को एहसास हो गया शायद वह भूल चुका है रास्ता। पर जब तक फोन में नेटवर्क या फिर रेडियो से सिग्नल बेस तक पहुंचा नहीं देता तब तक यहाँ से निकलना मुश्किल था। फिलहाल अभी भी वह चलता जा रहा है। अगले कुछ ही घंटे बाद अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही तापमान पहुंच गया माइनस में। साथ ही साथ उसके बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होने लगा। ठंड से बचने के लिए उसके पास एक माचिस की डिब्बी थी। आग जलाने के लिए माचिस की डिब्बी जब जेब से निकाला तो उसे देखने को मिला वह पूरी तरह से भीग चुका है। अब आग जलाया नहीं जा सकता। रात के वक्त यहाँ से बचकर निकलना बेवकूफी थी, इसलिए कड़ाके की ठंड में एक जगह ही रुकने का फैसला किया। जैसे तैसे आधी रात गुजर गई। सुबह होने में जब कुछ ही घंटे बाकी थे, था हल्का हल्का अंधेरा। तभी से आइस बोर्ड स्केटिंग करते हुए बढ़ने लगा आगे। पर यहाँ हर कदम पर खतरा था। जैसा कि ये माउंटेन के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर मौजूद है, इसलिए आगे बढ़ना था बहुत ही सावधानी से। यदि गलती से भी गलती हुई तो ये सीधा खाई में गिरेंगे। पर अभी भी चलना जारी है। मगर एरिक इस बात से अनजान है वह बेस कैंप की तरफ नहीं बल्कि जाता जा रहा है उससे दूर। साथ ही साथ आगे का पूरा एरिया घने जंगल से भरा था, जहां हर पल होता है खूंखार भेड़ियों का पहरा। यदि वुल्फ का ग्रुप गलती से भी उसे देखा तो उनके चंगुल से बचना नामुमकिन होगा। जंगल के बीच पहुंचकर उसका सामना भेड़ियों से हो ही गया। पर भेड़ियों का ग्रुप उस पर अटैक करता भागकर निकला उनके पहुंच से बहुत दूर। पर अभी भी सुबह होने में करीब 2 घंटे बाकी थे, इसलिए उसने सोचा इस तरह भागना सही नहीं होगा, किसी सुरक्षित जगह रुका जाए। भेड़ियों तथा ठंड से बचने के लिए बर्फ को हटाकर एक छोटा सा इग्लू जैसा स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें रात गुजारने का फैसला किया गया। जब तक सुबह हो नहीं जाती तब तक इग्लू के अंदर ही रहा। फिलहाल कुछ ही घंटे में सुबह हुआ। सूरज निकलने के बाद जब बाहर आकर देखा तो तूफान बिल्कुल खत्म हो चुका है। धूप पहले दिन की अपेक्षा काफी अच्छी है। पर इस दौरान वो अपने बेस से करीब 3 किलोमीटर दूर जा चुका था। 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद आगे वह किस डायरेक्शन में बढ़े कोई अंदाजा नहीं था। दूर दूर तक इंसानी आबादी का कोई नामो निशान नहीं। पर इतने लंबे समय से चलने के बाद उसे इतना तो एहसास हो चुका था, मैं जरूर रास्ता भटक रहा हूँ। जैसा कि आज दूसरा दिन था, इसलिए मदद के लिए बर्फ पर जगह जगह कुछ न कुछ लिख दिया करता था। पर उसे यह भी पता था इस तरह उसे इतनी आसानी से मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बर्फ पर लिखा हुआ कुछ भी ज्यादा समय तक ऐसे ही नहीं रहेगा। थोड़े समय बाद अपने आप मिट जाएगा। समय समय पर रेडियो पर सिग्नल भी चेक किया करता था, पर उस एरिया में सिग्नल था ही नहीं। आगे बढ़ने के साथ साथ ऐसी जगह की तलाश थी जो काफी ऊंचाई पर हो, जहां रेडियो पर सिग्नल आ सके, ताकि कोई ट्रेस करके उसकी मदद कर पाए। दूसरे दिन भी दोपहर तक चलता रहा, लेकिन जब 3 घंटे बाद भी बेस कैंप के नजदीक या फिर जाने अनजाने जगह पर नहीं पहुंचा तो अपने आप को रोका। आगे सोच रहा था किस डायरेक्शन में जाया जाए कि इतने में नीचे की बर्फ हटी, वह गिर पड़ा पानी में। वह बड़े मुश्किल से पानी से निकलकर बाहर आया, पर इस दौरान उसका पूरा कपड़ा भीग चुका है। जैसा कि ठंड के मौसम में यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, इसलिए कड़कती ठंड में वह हर पल हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा था। फिलहाल वह भागकर एक चट्टान के पास पहुंचा, जहां रुकने के लिए थोड़ी अच्छी जगह थी, पर वहां आग जलाने के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उसे ठंड से बचा सके। कपड़े को सुखाने के लिए उसे पत्थरों पर डाल दिया। पानी में गिरते वक्त उसके पैर में चोट आ गई थी, जिसका दर्द था अलग से। 7 फरवरी 2004 का यह वही दिन था जब वो पहली बार मुसीबत में फंसा तो वह इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि नशीले पदार्थ का सेवन करना ही छोड़ दिया। उसके पास बचा हुआ जो आखिरी हिस्सा था उसे बर्फ पर फेंक दिया। फिलहाल कपड़े सुखाने के लिए पूरे दिन उसी जगह पर ठहरा रहा। जैसे तैसे दिन भी खत्म हुआ। रात के वक्त पहाड़ी पर रोशनी दिखाई पड़ी। उसे उम्मीद है शायद वहाँ कोई इंसानी बस्ती होगी। अगर ये सच हुआ तो उसे मदद मिल जाएगी। ये देख वह काफी खुश था। कल बचने की खुशी में दूसरी रात काफी अच्छे से गुजरी। सुबह होने पर वापस से सेल फोन चेक किया, पर वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं था। रेडियो भी था रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूर। फिलहाल अभी जो उसे एक आखिरी उम्मीद है, रात के वक्त जो रोशनी दिखी थी वहाँ पहुँचने का, उसी तरफ निकल पड़ा। पिछले 3 दिनों से बिल्कुल नाम मात्र के खाए पिए होने के कारण उसके बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं थी। वह बड़े मुश्किल से चल पा रहा था एक एक कदम। तीसरे दिन जिस घर की तलाश में आगे बढ़ रहा था, जब उस पहाड़ के करीब पहुंचा तो उसे वहां कोई भी इंसानी बस्ती नहीं दिखी। रात के वक्त उसे कौन सी रोशनी दिखी थी
पर यह था क्या, इसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। तीसरी रात भी बर्फ में इग्लू बनाकर रात गुजारा। जैसे तैसे तीसरी रात भी गुजर गई, सुबह हुआ। अभी के लिए इन वादियों में फंसे हुए हो चुके हैं पूरे 4 दिन। उसके पैरों का जख्म समय के साथ गहरा होता गया, मगर यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ जख्म के गहरे होने की नहीं थी, बल्कि उस पर लगे हुए पानी का जमना था। उस पर लपेटी गई पट्टी भी बर्फ से जम चुकी थी। पट्टी को जब ओपन करने की कोशिश किया, मगर दर्द इतना ज्यादा था कि वह ऐसा कर नहीं पाया। खाने के लिए पीनट्स वगैरह मिल जाया करते थे, पर इन सब चीजों से ज्यादा समय तक सरवाइव करना आसान नहीं होगा। फिलहाल दूसरी रात जिस घर को देखा था उस तक पहुंचने की उम्मीद में चलता जा रहा है। दोपहर के वक्त जब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। चारों तरफ था बिल्कुल सन्नाटा। वहां पहुंचकर वह पूरी तरह से हताश तथा निराश हो चुका था, पर यहाँ पहुंचकर उसके सवालों का जवाब मिल चुका था। रात के वक्त जो उसे रोशनी दिख रही थी वह इस पहाड़ी पर किसी इंसानी बस्ती से नहीं, बल्कि थी तारों की टिमटिमाने की, जो इस पहाड़ी की बेस से रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी उस तक। फिलहाल अभी के लिए ऐसे ही आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाने के बाद डिसीजन लिया कि आगे उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और अब तक वह जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसे चेंज किया, जाने लगा लेफ्ट साइड। चौथे दिन भी कोई मदद नहीं मिली, रात होने को आया। वह कब तक ऐसे ही फंसा रहेगा, किसी के पास जवाब नहीं था। चौथी रात सेल फोन ओपन किया, पर सेल फोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी। थोड़े समय बाद वह स्विच ऑफ हो गया। चौथी रात भी झाड़ियों के बीच छुपा रहा। रात खत्म हुई, सुबह हुआ। आज है 5वां दिन। 5वें दिन उसे देखने को मिला यहाँ के जंगल नॉर्मल से ज्यादा घने हैं। ये देख उसे याद आया वह जिस बेस कैंप के करीब मौजूद था वहाँ पेड़ों की संख्या बिल्कुल कम थी, पर यहाँ तो चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। आगे इन घने जंगलों से सही डायरेक्शन का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया, पर फिर भी वह रुका नहीं। आगे जो भी सही रास्ता दिखता था चलता रहा। पैरों में लगे घाव का इन्फेक्शन समय के साथ बढ़ने लगा। फिलहाल अभी के लिए यहाँ से बचने का एक ही रास्ता था, वह था रेडियो, क्योंकि 5 दिन बाद भी वो वर्किंग कंडीशन में था। मगर आगे उस रेडियो के सिग्नल को कोई ट्रेस करे, इसके लिए किसी ऊंची जगह पर जाने की जरूरत थी। 5वीं रात भी बर्फ की वादियों में ही फंसा रहा। नेक्स्ट डे 6ठा दिन भी आ गया। जैसा कि उसके गायब हुए 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए यह बात फिक्स थी वह पिछले 6 दिनों से अपनी फैमिली को कॉल नहीं किया होगा। इसलिए उसकी वाइफ एरिक को लेकर परेशान होने लगी। एरिक जिस कॉटेज में रुका था वहां जाने का फैसला की, जबकि एरिक अब भी बर्फ से इग्लू बनाकर खुद को सरवाइव कर रहा है। 6ठे दिन मौसम वापस से खराब होने लगा, पर अब तक वह काफी ऊंचे लोकेशन पर पहुंच चुका था, जहां रेडियो ऑन किया, पर उसके रेडियो सिग्नल को कोई भी ट्रेस नहीं कर पाया। 6ठे दिन भी जब एरिक की वाइफ को एरिक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, तो वह अगले 7वें दिन पहुंची कॉटेज। जब उसके कमरे में पहुंची तो उसे सारी चीजें बस ऐसे ही पड़ी हुई दिखी। जाने से पहले जो कॉफी पी थी उसका कप भी ऐसे ही पड़ा था पिछले 7 दिनों से। पर एरिक को इधर उधर बहुत ढूंढा गया, मगर एरिक का कुछ पता नहीं चल सका। उसने एरिक के गायब होने की खबर नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी। वह चाहती है एरिक को ढूंढा जाए, वह पिछले 7 दिनों से गायब है। मगर पुलिस इतने खराब मौसम में एरिक को ढूंढने से साफ इनकार करने लगी। लेकिन जब उसकी वाइफ अपनी बात पर अड़ गई कि एरिक कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, वह 3 बार हॉकी में नेशनल चैंपियन रह चुका है, इस तरह पुलिस उसकी मदद करने को तैयार हुई। आगे इसकी खबर रेस्क्यू टीम को दी गई। उन तक पहुंचाई गई एरिक की तस्वीर। सारी चीजें कंफर्म हो जाने के बाद एरिक की वाइफ रेस्क्यू टीम के साथ निकल पड़ी एरिक को ढूंढने। पर इतने बड़े इलाके में किसी एक शख्स को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। वैसे भी रेस्क्यू टीम को पहले से ही कंफर्म था वे एरिक को ढूंढ नहीं पाएंगे, पर एरिक के वाइफ की जिद करने पर वे लोग तैयार हुए। पर सौभाग्यवश वे लोग उसी एरिया में पहुंचे जिस एरिया में एरिक इस समय मौजूद था। वह लगातार रेडियो सिग्नल भेज रहा है, पर अभी तक उसे कोई ट्रेस नहीं कर सका। दोपहर के 1:30 बजे के करीब उसे भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने को मिली थी, जहां वह था काफी घने जंगल में। वह जंगल से बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा कर पाता, पर उससे पहले हेलीकॉप्टर आगे निकल गई। मगर वह हिम्मत नहीं हारा, रेडियो से सिग्नल भेजना जारी रखा, पर फिर भी वे लोग उसके रेडियो सिग्नल को ट्रेस नहीं कर सके। पिछले 7 दिनों से लगभग बिल्कुल नाम मात्र के खाए पिए होने की वजह से वह मेंटली तथा फिजिकली कमजोर होने लगा। अगले 2 घंटों तक लगातार बचाव अभियान चला, पर एरिक उन्हें कहीं नहीं मिल सका। अंधेरा होने से पहले ही रेस्क्यू मिशन बंद कर दिया गया। एरिक के वाइफ को सांत्वना दी गई, एरिक पहाड़ की तरफ नहीं गया होगा कहीं और ही। अगर वह इस इलाके में होता तो कब का मिल गया होता हमें। फिलहाल 7वां दिन भी खत्म हुआ। आ चुका था 8वां दिन।
8वें दिन भी बेस तक पहुंचने की उम्मीद में चलता जा रहा है। साथ ही साथ रेडियो सिग्नल भी भेज रहा था। जब वो पहाड़ी के काफी नजदीक पहुंचा तो उसके रेडियो सिग्नल को रेस्क्यू टीम द्वारा ट्रेस किया गया। रेस्क्यू टीम जैसे रेडियो सिग्नल ट्रेस की उन्हें शक हुआ जरूर यह एरिक ही हो सकता है, इसलिए एक बार और उसे ढूंढने का फैसला किया गया। पर अब तक एरिक पहाड़ी के बेस से कुछ ही मीटर दूर था। लगातार भेज रहा था रेडियो सिग्नल भी। पहाड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसके बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वह सही से खड़ा भी रह सके। गिर गया बर्फ पर वह जैसे पहाड़ी पर पहुंचा उसे ट्रेस कर लिया गया, जिस कारण रेस्क्यू टीम के बीच हो रही सारी बात को सुन पा रहा था एरिक भी। अब तक रेडियो की बैटरी भी डाउन होने वाली थी, मगर यहाँ यदि रेडियो की बैटरी डाउन भी हो गई, इसके बावजूद रेस्क्यू टीम को वहाँ पहुँचने की संभावना पूरी थी, क्योंकि अब तक वे लोग उस लोकेशन को ट्रेस कर लिए थे। जब रेस्क्यू टीम वापस से हेलीकॉप्टर से पहुंची उस इलाके में तो उन्हें पहाड़ी की चोटी पर नीले ड्रेस में एक बंदा लेटा हुआ दिखाई पड़ा। रेस्क्यू टीम का एक शख्स फ्लाई करते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ आया। नीचे पहुंचा तो उसे सच में दिखा एरिक। आगे उसे रस्सियों में बांधकर ऊपर हेलीकॉप्टर पर ले जाया गया। इस तरह 8वें दिन उसे बचा लिया गया। पर इस टाइम वह जहां मौजूद था वो अपने कोटे से पहुंच चुका था 15 मील दूर मेमथ माउंटेन स्की की एरिया में। पर इन 8 दिनों में हाइपोथर्मिया तथा फ्रोस्टबीट की वजह से उसके पैर का निचला हिस्सा पूरी तरह से खराब हो गया, जिसे इलाज के दौरान काटना पड़ा। पर इसके बाद जिस रीजन से दुनिया उसे जानती थी उस पैशन को आगे भी जारी रखा। आगे नए तथा छोटे बच्चे को हॉकी की ट्रेनिंग देने लगा। तो यह थी एरिक लेमार की वे 8 दिन जो वक्त उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन एरिक जब पहली बार हॉकी खेलना शुरू किया था सन 1987 में, उसके 1 साल पहले सन 1986 में एक एरोप्लेन मैक्सिको से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरा। पर उस प्लेन के साथ भी सफर में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे अनजान थे सभी पैसेंजर, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।